हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का फिर से एक नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में फिर से हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रो प्रतीक्षा जी। आप लोगों ने बोला कि यार मैम के साथ पार्ट 2 ज़रूर कीजिए, तो हमने कहा ठीक है जी, मैम को ले आते हैं। मैम ने पहले पॉडकास्ट में बात की थी राजयोग की, डेट ऑफ बर्थ से आप अपना राजयोग कैसे देख सकते हैं। आज हम कुछ तरह तरह की अलग अलग बातें करने वाले हैं। थोड़ी हम पामिस्ट्री की बातें करेंगे कि अगर तुम्हारे हाथों में पैसों की रेखाएं कौन सी, अगर आपके हाथ में हथेली के बीच में तिल आता है तो इसका मतलब क्या होता है, और भी बहुत तरह तरह की बातें होने वाली हैं आज के पॉडकास्ट में। तो मैम स्वागत है आपका हमारे शो में वन मोर टाइम। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच आप मुझे इनवाइट कर रहे हो बारी बारी में। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लिटरली अभी तक कमेंट पढ़ती हूँ और डेली कुछ ना कुछ नए कमेंट आते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें, ये वो सारी चीज़ें। तभी मुझे लगा कि नहीं, अभी हमें एक बार और मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए, लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए, और जो एस्ट्रोलॉजी को लेके कुछ लोगों में एक फियर है उसे भी हटाना चाहिए कि भाई एस्ट्रोलॉजी कोई डरावनी नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, अभी मैं जब आ भी रही थी तो बाय रोड मैं कहीं पे रुकी थी और वहाँ पे मैंने ऐसे किसी को बताया कि मतलब ऐसे ही नॉलेज बात करते करते हुआ कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो लाइक हमें तो डर लगता है कि हमारा एक इंसिडेंट हुआ था कि किसी ने हमें बहुत गलत बता दिया, तब से हमें एक फियर बैठ गया। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा एस्ट्रोलॉजर बनने का एक मोटिव है कि लोगों को एस्ट्रोलॉजी, जैसे डॉक्टर से इंसान इतना नहीं डरता, हम बीमार होते हैं हम भागते हैं डॉक्टर के पास में, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी को एक फ्रेंडली वे में बनाना। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आपने टाइम निकाला अपने इतने बिजी शेड्यूल से और हमें टाइम दिया। मैम जब आप लास्ट टाइम आए थे आपने बड़ी एक अच्छी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी भी सुनाई थी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को ज़रा हॉरर कंटेंट से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो अगर हम उससे शुरुआत कर सकते हैं। कुछ हुआ हो आपके साथ, अगर है तो मतलब फोर्स्ड नहीं है। नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे पापा के दोस्त के साथ जो इंसिडेंट हुआ, जो हमारे ही घर से स्टार्ट हुआ जिस इंसिडेंट का, और जो चीज़ हमने सुनी और देखी उस चीज़ को मैं आपको बताऊंगी। आई बिलीव इन भूत और भगवान बोथ। मतलब कोई ऐसे बोलते हैं ना, भूत नहीं होते भगवान होते हैं, या भगवान नहीं होते भूत होते हैं, या दोनों ही नहीं होते या दोनों ही होते हैं। मैं उनमें से हूँ जो दोनों पे बिलीव करते हैं। मैं ऑलमोस्ट 12-13 साल की थी, बहुत छोटी थी, और राजस्थान पंजाब साइड में सर्दियों में लड्डू बनाए जाते हैं, गोंद के लड्डू, पिन्नियाँ जिनको बोलते हैं, मेथी के लड्डू बनते हैं। राजस्थानी लोग जो भी हमारे देख रहे होंगे वो तो पक्का रिलेट कर जाएंगे। तो हमारे घर पे लड्डू बने थे, और मेरे पापा ऐसे हैं जो भूत पे बिलीव नहीं करते, उनको ऐसा है कि कुछ भी हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और मेरे पापा के एक दोस्त थे जो मुस्लिम थे, और वो हमारे घर पे आए हुए थे, ऑलमोस्ट रात के 10-10:30 बजे थे। और फिर जब वो जाने लगे, ऑलमोस्ट 11:30 से 12 बजे के बीच का टाइम था, और घर पे ऐसा कुछ बनता है तो एज ए राजस्थानी शेयर करने की आदत होती है कि मेरे घर पे लड्डू बने हैं, लेके जा तू, ये करके जा। तो हम लोग लड्डू उनको डाल के दिए पैकेट में, और वो भी मतलब मुस्लिम थे तो इतना वो बिलीव नहीं करते थे इन सब चीज़ों पे, करते थे बट उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। और मेरी मम्मी एज अ फीमेल रोक रही थी कि नहीं रात को नहीं, सुबह पहुंचा देंगे, क्योंकि हम एक ही जगह पे रहते थे। बट माई फादर इज़ लाइक अरे कुछ नहीं होता, क्या होता है मैं भी देखता हूँ आज क्या होता है, ऐसे ऐसे करके उनको भेज दिया। और मारुति की कार्स होती थी वो छोटी वाली, उस वक्त का टाइम था वो। सो वो जा रहे थे, और हमारे घर से निकलने के जस्ट 500 मीटर पे एक चौराहा आता है। और दैट इज़ ट्रू कि आप यदि किसी रात को 12 बजे, दोपहर में 12 बजे, या सुनसान टाइम पे आप चौराहे से निकलते हो तो मीठा लेके नहीं जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए। आई बिलीव इन दिस, और मैं लोगों को भी बोलूँगी कि इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, स्पेशली वो लोग जिनकी इनर पावर वीक होती है, या एनर्जी वीक होती है, या हम बोल सकते हैं कि जिनके गण वीक होते हैं। पॉडकास्ट में आगे उसके बारे में भी बात कर लेंगे कि कैसे गण चेक किए जाते हैं कि आपके गण वीक हैं या आपके गण स्ट्रॉन्ग है। बैक टू द स्टोरी कि उन्होंने वो पिन्नियाँ और जो गोंद के लड्डू थे उनको भी पसंद थे, उन्होंने बोला नहीं मैं लेके चले जाऊँगा, कुछ नहीं होता, एंड वो लेके निकल गए। और लिटरली मैं कमेंट पढ़ती हूँ कभी कभी, कुछ लोग ऐसे कुछ लोग करने वाले होते हैं कि अरे ये तो फेक होगी। भाई कोई फेक स्टोरी नहीं है, हमें भी डर लगता है ना, वही जानते हैं। करेक्ट। सो पहले ही मैं क्लियर कर दूं, लिटरली आई स्वेयर इसमें कुछ तड़का मसाला कुछ नहीं है, जो रियल है मैं वही बता रही हूँ। मैं कमेंट पढ़ती रहती हूँ तो मुझे पता है। सो वो जैसे ही चौराहे से निकले, और वो जो एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज वो मैं नहीं बता सकती कि वहाँ पे मैं नहीं थी, तो मैं वही बोलूँगी जो उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि मेरे कांच के, मतलब जो गाड़ी के कांच थे, शीशे थे, सब कांच पे बड़े बड़े नेल्स के साथ सिर्फ हैंड्स ऐसे टैप कर रहे थे उनको।
मतलब सिर्फ टैपिंग हो रही थी आगे भी, हर शीशे पे, और वो भी बहुत ज़ोर से। ना गर्दन थी, ना लेग्स थे, ना बॉडी थी, सिर्फ लंबे लंबे नाखून, और फीमेल के हैंड थे। मतलब वो इतना ज़्यादा कर पा रहे थे कि फीमेल के हैंड थे। और चौराहे, यू कांट बिलीव कि एक गाड़ी इंसान चला रहा है, 500 मीटर तक चला के गए, तो 30, 40, 50 की स्पीड में तो धीरे से धीरे चलाने वाला बंदा भी चलाएगा। वो जस्ट चौराहे पे गाड़ी स्टॉप हो गई। अब ना तो उनसे गाड़ी आगे जा रही, ना उनसे गाड़ी पीछे जा रही, और वो लगातार, लाइक वो लिटरली बोल रहे थे कि लगातार 1-2 मिनट तक वो टैपिंग हो रही थी। और उन्होंने मेरे फादर को कॉल किया कि तू जल्दी से भाग के आ, और वो जल्दी से भाग के गए। और जब मेरे पापा वहाँ पे पहुँचे तो वो एकदम पसीने पसीने थे कि मेरे पापा ने उनको बोला भाई तू साइड में बैठ, गाड़ी मैं चलाता हूँ। और उन्होंने वो गाड़ी चलाई, थोड़ा सा आगे गाड़ी चला के वो लड्डू जो थे वो चौराहे पे ही फेंक दिए, और जस्ट वो उनको उनके घर पे छोड़ के आए। अभी भी ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म बिल्कुल नहीं हुई है, ये तो जस्ट ट्रेलर था इस चीज़ का। वो उनको छोड़ के आ गए घर पे। मेरे पापा इज़ ग्रेट मोटिवेटर, वो बहुत मोटिवेट करते हैं कि कुछ नहीं होगा, अरे कई बार हो जाता है, वहम हो जाता है। मम्मी भी पीछे से बोल रही थी, होता ना कि किसी को टोक दिया तो वो चीज़ लग गई, या वैसे वाली चीज़। उनको अच्छा खासा मोटिवेट करके उनको सुला के आ गए, घर पे आ गए। सुबह को पता चलता है कि उनकी वाइफ फ़ोन करती है मेरे पापा को कि इनको बहुत तेज़ फीवर आ रखा है। मतलब इतना तेज़ फीवर कि जो उनको कभी हुआ भी नहीं, बिकॉज वो अच्छे थे, फिज़िक में काफ़ी अच्छे थे। मेरे पापा ने बोला यार ये तो गड़बड़ हो गई। और बट फिर भी उन्होंने ऐसे ही सोचा कि मे बी फीवर डर की वजह से हो जाता है, समटाइम्स बच्चे भी डर जाते हैं, बड़े भी डर जाते हैं, और डर की वजह से फीवर होना इट्स वेरी कॉमन, नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ पे भी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। अब वो गए, उनको डॉक्टर के पास दिखाया, टैबलेट वगैरह दी। उसी टाइम पे हमारे वहाँ पे मोहल्ले में किसी की डेथ हुई थी, ठीक है, और डेथ में किसी बुज़ुर्ग की डेथ हुई थी जो स्मोक करते थे, ठीक है, स्मोक करते थे, ड्रिंक करते थे, और राजस्थान में पान मसाला गुटखा वगैरह वो सब कंज्यूम करते थे। अभी वो उनको छोड़ के आए, और जो मेरे पापा के दोस्त थे वो छूते भी नहीं थे उन सब चीज़ों को। लाइक ना वो स्मोक करते थे, ना वो ड्रिंक करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। और अचानक वो बुखार में वो बोल रहे कि मतलब मुझे स्मोक करना है, मुझे ड्रिंक करना है। वो मतलब अपनी वाइफ को बारी बारी में बोल रहे कि मेरी सिगरेट कहाँ है, आई डोंट वांटेड टू प्रमोट दिस, बट वो ऐसे बोल रहे थे। एंड उनकी वाइफ विल बी लाइक कि कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ पे वो चीज़ कैच हुई, और वहाँ पे माई फादर इज़ ऑल्सो कि हाँ भाई सब चीज़ एग्जिस्ट करती है, जो चीज़ें हमने सुनी है। फिर बिकॉज वो मुस्लिम थे तो वो पंडित पे बिलीव नहीं करते थे। उनके आई थिंक मौलवी वगैरह जो होते हैं, उन्होंने वहाँ से कुछ तो ताबीज़ वगैरह बनवाया, और इस चीज़ को ठीक होने में ऑलमोस्ट 7 डेज़ लग गए, 7 to 10 डेज़ लग गए। बट स्टिल उनकी एनर्जी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो वो उस चीज़ से ओवरकम कर गए। यदि वो नहीं होती तो मैंने अपने कितने ही क्लाइंट्स को देखा है कि उन्होंने अपने करियर को बर्बाद होते हुए देख दिया, और उनके घर पे अशांति हो गई, घर में प्रॉब्लम्स होना, घर पे चीज़ें होना। बट 10 डेज़ के बाद में चीज़ें ओवरकम करी, लेकिन फिर भी हर महीने में 1-2 बार इनको वैसी प्रॉब्लम हुई। बट वो उनके पर्सनल मौलवी वगैरह ने, उन्होंने क्या चीज़ करी मुझे नहीं पता, बिकॉज हम लोग हिंदू में पंडित वगैरह पे बिलीव करते हैं। सो मैं सब लोगों को यही बोलना चाहूँगी, और एक चीज़ रेमेडीज़ भी मैं कुछ देना चाहूँगी कि यदि ऐसी चीज़ें हो चुकी है तो क्या किया जाए। लाइक समझ रहे हो कि ऐसी चीज़ हो गई आपके साथ में, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले आपने कोई मीठा ले ही लिया है, आपको मीठा लेके ही जाना है, तो आप ट्राई करो उस मिठाई के बॉक्स में लहसुन या प्याज का एक एक पार्ट ऑफ लहसुन प्याज डाल के ही चलो अपने साथ में। हाँ, यदि आप वो डाल के जाते हो तो ये मेरी गारंटी है कि ऐसा कभी भी आपके साथ नहीं होगा। हम सब मीठा लेके कभी ना कभी तो हमें करना पड़ता ही है। मान लो आप कहीं से खरीद के भी लेके आ रहे हो तो आपके पास होता है, तो ट्राई करो कि एक लहसुन और एक प्याज अपने साथ ज़रूर डालो। और यदि वो नहीं कर सकते, या फिर आपको ऐसे लगता है कि ये हम यूज़ ही नहीं करते, या हम उसको टच ही नहीं करने दे रहे, तो फिर आप क्या करो, हमेशा अपने मंदिर में एक पानी रखा करो, ठीक है। ओवरनाइट 1 दिन तक उस पानी को रखो, जल को रखो, फिर वो भगवान का ब्लेसिंग्स दिया वो वाटर हो जाता है। और हमेशा उसकी छोटी बॉटल अपनी गाड़ी में, अपने बाइक पे, अपने साथ कैरी करो, यदि आपको मीठा कुछ लेके आना है तो। यदि आप पे ऐसी चीज़ें हो गई है या फिर आपको इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज देखो जिनकी एनर्जी कम होती है ना, मतलब वीक होती है, तो क्या होता है उनको ये चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है, और जिनकी एनर्जी वीक नहीं होती है, स्ट्रांग होती है, उनको कम अफेक्ट करती है। और कुछ ये चीज़ें साइकोलॉजी की भी होती है। साइकोलॉजी से मुझे एक इंसिडेंट याद आया, जो मेरी कज़िन बैठी है उन्हीं का इंसिडेंट है, वो भी मैं आपको बताऊँगी।
इसी स्टोरी में ऐड करके बताऊंगी। बट हाँ, पहले मैं एक रेमेडी बता देती हूँ कि यदि आपको कभी भी लगता है कि आप पे नेगेटिविटी आ गई है या आप पे ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ भूत प्रेत पिशाच कुछ भी आपको लगता है कि हुआ है, तो आपको करना क्या है, एक जोड़ी आप चप्पल ले लीजिए ब्लैक कलर का, करना सैटरडे के दिन पे है, नई चप्पल पहनो और अपने लेफ्ट लेग में और राइट हैंड पे ब्लैक थ्रेड बांध लो, ठीक है। 7 डेज वो फुटवेयर आपको यूज़ करना है, लेफ्ट लेग में लेफ्ट हैंड राइट हैंड में आपको ब्लैक थ्रेड बांध के रखना है। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, नई चप्पल लेनी है, सैटरडे के दिन बाय करना है और ब्लैक कलर की चप्पल होनी चाहिए, फुटवेयर किसी चाहे चप्पल जूता कुछ भी हो, फुटवेयर होना चाहिए, ब्लैक थ्रेड होना चाहिए, लेफ्ट लेग में आपको ब्लैक थ्रेड बांधना है और राइट हैंड में आपको ब्लैक थ्रेड बांधना है, ठीक है। एक वीक, इस सैटरडे आपने ये किया, नेक्स्ट सैटरडे तक उसी फुटवेयर को आपको डेली वेयर करना है और वो थ्रेड भी आपको बांध के रखना है। अब जो सैटरडे आता है उस दिन वो फुटवेयर को किसी को दे देना है। आपको लगता है आप अपनी फुटवेयर किसी को डोनेट नहीं करना चाहते हो तो उसे ट्रैश में मतलब डस्टबिन में डाल देना, उसे बाद में कभी भी यूज़ नहीं करना। जो थ्रेड्स होते हैं उनको जला के आपको फेंक देना है। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कुछ भी नेगेटिविटी हुई होगी तो वो उन 7 डेज के अंदर 100% क्लियर हो जाएगी, 110% क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब मैं इसी चीज़ से रिलेटेड कुछ लोग बोलते हैं ना कि वहम भी हो जाते हैं कभी कभी ये चीज़ें ट्रू नहीं होती है। दैट इज़ वेरी ट्रू कि कभी हमारे वहम भी होते हैं। वो बोलते हैं ना कि किसी चीज़ का वहम हो गया तो वहम से चीज़ें सही भी हो जाती है और गलत भी हो जाती है। तो जो मेरे साथ कज़िन आई है उन्हीं का इंसिडेंट बताती हूँ। वही दोस्त थे, तो एक बार मैं थोड़ा बीमार रह रही थी तो मेरे पापा ने क्या किया कि मेरे को एक पंडित जी से ताबीज़ या फिर एक लॉकेट बनवा के दे दिया था, ठीक है। और मम्मी थोड़ा इन सब चीज़ों पे मानती थी और मम्मी के अकॉर्डिंगली उस ताबीज़ से मैं या फिर उस लॉकेट से मैं सही भी हो गई थी, ठीक है। मुझे नहीं पता वो पंडित ने बनाया था या किसी मौलवी जी ने बनाया था, आई डोंट नो, बट कैसा तो था मुझे बचपन का पूरा नहीं याद। तो फिर मेरी दादी माँ ने बोला कि नहीं, मतलब जो मेरे साथ आए हैं उसी कज़िन के लिए बोला कि नहीं, इसके लिए भी वो चीज़ बनवा के दे। और मेरे पापा बिलीव नहीं करते थे। मेरे पापा ने 1 महीने टाला, 1.5 महीने टाला। शी वॉज लाइक नहीं बनवा के दे, ये रात को नींद में उठ जाती है, इसको रात में नींद में बुरे सपने आते हैं, ये तो बीमार रहती है हर महीने। तो मेरे पापा ने क्या किया, एक पेपर लिया, उस पर लिख दिया हे मेरे नाथ रक्षा करो या हे बालाजी भगवान रक्षा करो। उस पेपर को फोल्ड करके उस पर कागज़ डाल के और वो दे दिया कि हाँ ये उन्हीं ने बना के दिया है जो जिसका मेरे लिए जिन्होंने बनाया था, और उनको दे दिया। बोला इसको खोलना मत कभी भी और इसको बांध के किसी लॉकेट में डलवा के उनको पहना दो। टाइमिंग बता दी अपने अकॉर्डिंगली जोड़ के कि हाँ इस टाइमिंग के अकॉर्डिंगली बना दो। वो चीज़ सिर्फ वीकनेस की वजह से या थोड़ा बहुत बचपन में हो जाता है उनकी वजह से ही हो रही थी। और मेरी दादी जी ने उसको पहना भी दिया और जब पहनाया अगले दिन वो बोल रहे हैं हाँ ये तो रात को इसको नींद भी बहुत अच्छी आई, इसको तो 1 महीने बाद में वो बोल रहे हैं इसको कोई बुखार भी नहीं हुआ, उसकी तबीयत भी सही थी। तो कहने का मतलब यही है, पहले फिगर आउट करना सीखो, खुद की इनर पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना सीखो। भूत भी होते हैं, भगवान भी होते हैं। ये भूत भगवान मतलब जैसे काला भी होता है, सफ़ेद भी होता है, नेगेटिव लोग भी होते हैं, पॉजिटिव लोग भी होते हैं, झूठ होता है, सच होता है, तो फिर भूत भी होते हैं और भगवान भी होते हैं, वही वाली बात। मैम क्योंकि आप एक पामिस्ट्री एक्सपर्ट भी हो, एक पामिस्ट हो आप, तो मैं जानना चाहता हूँ जब किसी पे ऐसे नेगेटिविटी आ जाती है तो क्या हाथ की रेखाएं भी चेंज हो जाती है उस समय? 110% हो जाती है। आप देखोगे, मान लो आज आप किसी के हाथ की फ़ोटो खींच लो, वैसे किसी को क्या ही पता लगेगा, लेकिन हम लोग ये चीज़ एनालाइज कर पाते हैं बिकॉज हमारे रिपीटेड कस्टमर्स, टचवुड मेरे रिपीटेड कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं, तो एक बॉन्ड बन जाता है। आपको पता रहता है कि हाँ इसके हाथ ऐसे थे, फिर ऐसा हुआ, तो आपको उनकी पूरी लाइफ जर्नी याद रहती है। जब कोई इंसान नॉर्मल है, उसकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, तो उसके कोई ना कोई प्लैनेट उभरे हुए होते हैं। हमें पता है कि हमारे हार्ट में प्लैनेट्स होते हैं, कुछ उभरे हुए होते हैं, कुछ थोड़े दबे हुए होते हैं। दबा हुआ मतलब नेगेटिव प्लैनेट, या फिर उसमें एनर्जी कम है। उभरा हुआ मतलब वो पॉजिटिव है। जब किसी पे नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक या कुंडली बांध देना, आपने सुना है कभी इसकी तो कुंडली बंध गई, इसके चीज़ें वर्क ही नहीं कर पा रही, इसके प्लैनेट्स इसके अकॉर्डिंगली वर्क ही नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ होता है। धीरे धीरे एक तो हाथ का यहाँ पे या तो ये सफ़ेद या पिंक होता है, बट ये हल्का हल्का ब्लैक होने लग जाता है। मैं स्किन टोन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस टेक्सचर की बात कर रही हूँ। यहाँ से जो होता है वो ब्लैकिश सा होने लग जाता है।
लाइंस जो बनी होती है, लाइंस के बीच में लाइंस की गहराई कम होने लग जाती है और प्लैनेट्स जो हैं वो श्रिंक होने लग जाते हैं, दबने लग जाते हैं। मतलब ये जो प्लैनेट्स आपके उभरे हुए होते हैं वो कोई भी प्लैनेट उभरा हुआ नहीं दिखता, हाथ एकदम सपाट दिखने लग जाता है अचानक। या तो किसी के हाथ की बनावट ही वैसी हो ना, ऐसी किसी के हाथ की बनावट नहीं होती है, लेकिन समटाइम्स 99.9% में 0.1% किसी की हो सकती है, बट वो अचानक से आपको सडन ऐसे दिखता है कि जैसे बॉडी में वीकनेस आ गई, हाथ एकदम रूखे हो गए, प्लैनेट्स एकदम दब गए, प्लैनेट्स आपके आपके लाइंस के बीच में ब्लैक ब्लैक सा आ गया। ये सारी चीज़ें आप देखते हो तो देखते ही पता लग जाता है। और स्पेशली मैं फेस रीड करके बता देती हूँ कि नहीं, फेस रीड करते ही पता लग जाता है कि हाँ इसके ऊपर इसकी कुंडली, इसका भाग्य इसके अकॉर्डिंगली चल रहा है या नहीं चल रहा, वो फेस रीड करते ही पता लग जाता है। फेस पे जैसे मान लो किसी की हमने फेस रीडिंग करी तो डेफिनेटली हम सबसे पहले आईज देखते हैं, ठीक है। अब आईज में हम देखते हैं कि थोड़ा येलोइशपन है तो कोई बोलेंगे कि अरे खून की कमी होना, या समटाइम्स बात तो सही है, हाँ कि भाई वो हो सकता, करेक्ट। लेकिन बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होना, आपकी एज 18 है और आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डलनेस दिख रही है, आपकी आइज़ का ये जो है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा पफिनेस होना, एक यूजुअल से ज़्यादा पफिनेस होना, आपके आईब्रोज बहुत लाइट हो जाना, मेंस है तो उनकी बियर्ड बहुत लाइट हो जाना, ठीक है, यहाँ से फेस बहुत पतला हो जाना। एज ए एस्ट्रोलॉजर आप बहुत सारी चीज़ें चेक करते हो, बट ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जिनसे पता लग सकता है कि आपका आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या आपकी कुंडली बंधी है या नहीं बंधी। हाँ, इन सब चीज़ों को आप 100% मत लो, बिकॉज ये जो हम बताते हैं वो 1% होता है, हम जो रीड करते हैं वो 99% और उसमें एड ऑन होता है, वो हम लोग चेक कर सकते हैं, वो आप लोग चेक नहीं कर सकते हो। बट स्टिल हम लोग आईज चेक करते हैं, आईब्रोज चेक करते हैं, फॉरहेड चेक करते हैं, और किसी का हमने पहले चेक किया होता है उसका तो हम एक चुटकी में बता सकते हैं कि नहीं उस टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं था और अब ये ऐसा है, तो मतलब पक्का कुछ ना कुछ। पर आप बहुत जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आते हो, आप सब कुछ रीड करते हो? हाँ जी, सब कुछ रीड करते हैं, बिकॉज मान लो कुंडली है तो टाइमिंग का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाना समटाइम्स कुंडली पे अफेक्ट डाल देता है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी होती है तो हर एक चीज़ की कुछ खासियत होती है, जैसे कुंडली से टाइमिंग बहुत एक्यूरेटली पता लगती है कि यदि कोई चीज़ 21 से 25 के बीच में होनी है तो वो 21 से 25 के बीच में हो जाएगी, जबकि पाम से हम 1-2 महीने तक का अंदाज़ा लगाते हैं कि जुलाई अगस्त के बीच में हो जाएगा या फिर 3 महीने के अंदर हो जाएगा, विद इन 2 मंथ्स हो जाएगा। न्यूमरोलॉजी आजकल के लोगों के लिए रेमेडीज़ पर्सपेक्टिव से बहुत सही है, ये नंबर लिख लो ये हो जाएगा, या फिर ये कलर पहन लो ये हो जाएगा, तो लोगों के लिए इजी हो गया। मैं आपको बोलूँ कि आपको एक माला लेनी है, उसका जाप करना है, और एक मैं आपको बोलूँ कि आपको ये नंबर लिखना है, हर इंसान की चॉइस होती है, बट नंबर लिखने वाला नंबर ही तो लिखना है, लिख सकते हैं, इतना इजी हो जाता है लोगों के लिए। मतलब माइंड में ये आता है ना कि अच्छा इसको लिखने से कुछ हो ही जाएगा तो बढ़िया, कुछ नहीं भी होगा तो मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी इसमें, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा मैम, आपने बोला कि जैसे हाथ में आप देखते हो और उस टाइम अगर नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर है तो रेखाएं मिट जाती हैं कुछ, तो उससे ऐसा भी होता है कि उसके भाग्य में फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली पूरा लाइफ ट्रैश हो जाती है, फिर जो नेगेटिविटी होती है उसी के अकॉर्डिंग लाइफ चलती है। तो आपको एज सून एज पॉसिबल, मान लो आप पे कोई चीज़ आपको कोई चीज़ लग रही है कि हाँ कुछ अनयूजुअल हो रहा है, उसे सॉल्व करने की कोशिश जल्दी से जल्दी करो। और मैं इस चीज़ के लिए इसमें प्रमोट नहीं कर रही कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, आप बीमार हो आप डॉक्टर के पास जाओ, ज़रूरी नहीं है। बट आपको पता है कि आपकी बॉडी में लाइक ब्लड की, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, तो एटलीस्ट आप फ्रूट्स खाना तो शुरू करोगे ना। वही वाली बात है कि यदि आपको लगे कि आप पे कुछ ऐसा हो रहा है तो हमारी मदर्स के पास 10 ऐसी रेमेडीज़ होंगी, वो मिर्ची वाला करना, वो बत्ती से घुमा के करना, दैट इज़ वेरी ट्रू, वो साइंटिफिक है, वो ट्रू भी होता है। वो सारी चीज़ें फॉलो करना शुरू करें, उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैं अगर जैसे किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी नहीं है पर उसकी कुंडली वैसी बंधी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा, जैसे कुंडली बांधना हो जाता है, तो उस वे में इंसान क्या उपाय करे? कुंडली बनने का मैं रीज़न बताऊं तो आप मोस्टली देखोगे कि उनका 9th हाउस बहुत वीक होता है। 9th हाउस हमारी कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट हाउसेज होते हैं 3 हाउसेज, जिसे हम त्रिकोण के घर बोलते हैं। 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस। 9th हाउस को हम बोलते हैं भाग्येश, जो हमारे लक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे भाग्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी उसे एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, आप स्क्रीन पे शो कर देना 9th हाउस कौन सा होता है, मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी। यदि आपके उस पार्ट पे 1 या 8 लिखा है, आप हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दो। 2 या फिर 7 लिखा है
लग्जरी प्रोडक्ट यूज़ करना या थोड़ा लग्जरी प्रोडक्ट डोनेट करना, विश्वकर्मा जी की पूजा करना, लग्जरी की पूजा करना स्टार्ट कर दो। वहाँ पे यदि 3 या फिर 6 लिखा है तो आप गणेश जी की पूजा करो। 4 लिखा है तो आप राहु की पूजा करो। राहु के लिए जो खाटू श्याम जी वाला उपाय मैंने बताया था वो कर सकते हैं। 5 तो सन सूर्य देव की पूजा करो, ठीक है। 7 पे आप केतु की पूजा करो, डॉग्स को फीड करो। यदि वहाँ पे 9 लिखा है, 12 लिखा है तो आप गुरु की पूजा करो, अपने गुरु बनाओ, गुरु की पूजा करो, माता पिता की पूजा करो, बृहस्पति भगवान की पूजा करो। और वहाँ पे यदि 10 या 11 लिखा है तो आप शनि देव की पूजा करो। मैंने आपको सबको बता दिया है, उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ करो और उनको प्लीज़ करना स्टार्ट कर दो। जितना आपका लक बढ़ता जाएगा आपको लाइफ में ईजी अर्न मनी मिलने लग जाएगा। और मैंने देखा है, मुझे एस्ट्रोलॉजी करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं कोविड के पीछे वाली जनरेशन का भी चार्ट देख चुकी हूँ। जनरेशन इन द सेंस उस टाइम पे भी मैं चार्ट रीड कर चुकी हूँ और अब भी कर चुकी हूँ। कोविड के बाद में जो एक चीज़ का चेंजेस मैंने लोगों में देखा, क्या ऐसा करें कि 10 दिन में चीज़ें हो जाए या जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले। हम नहीं वेट कर सकते कि 40 साल की उम्र में हमें सक्सेस मिले। वी वांट कि 22, 23, 24 तक हम अच्छा कमाएं, घर वालों को अच्छा सब चीज़ अच्छी दें। तो वही वाली चीज़ है, आप अपने लक को स्ट्रॉन्ग करोगे तभी तो होगा ना, वरना कर्म से हर चीज़ हो सकती है। आप यदि आज कोई चीज़ में काम करना शुरू करोगे वो हो ही जाएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो काम करने से जो चीज़ ना हो, बट हाँ उसमें भाग्य का एक साथ मिल जाए तो वो चीज़ सोने पे सुहागी हो जाती है। और भाग्य कैसे बढ़ाना है मैंने 100% लोगों को बता दिया कि कैसे बढ़ाना है। आप फिगर आउट करो, चेक कर लो भाग्य भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर के अकॉर्डिंगली आप रेमेडीज करो। अच्छा मैम, आप वैसे हाथ देख के दोष, जैसे कुंडली देख के दोष बताए थे कि भाई ये दोष है, हाथ देख के भी पता चल जाता है? बहुत 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 सारी चीज़ें पता लगती है। डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। आप देखो कि कुंडली और राहु के कॉम्बिनेशंस के बारे में हम बात करते हैं कि कुंडली में तो पता चल जाता है कि ये प्लैनेट आपका साथ में बैठा है। तो आप हाथ देख के कैसे बताओगे, क्योंकि हाथ में यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, ये तो हाथ है सीधा, इसमें कैसे बताओगे। आप एक चीज़ देखो, आपको ही मैं दिखाती हूँ, स्क्रीन पे भी देखना और आप लोग भी नोट करना। ना तो मेरा ये माउंटेन ज़्यादा उठा हुआ है, ना ही मेरा ये माउंटेन ज़्यादा उठा हुआ है। इसके बीच वाली जगह पे मेरा हल्का सा पंप आया हुआ है, मतलब हल्का सा उठा हुआ है, आप देखो, ठीक है। ये हमारा जुपिटर माउंटेन होता है और ये हमारा सैटर्न माउंटेन होता है, ठीक है। मेरा जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है पाम में, ठीक है। सेम कॉम्बिनेशन मेरी कुंडली के 10th हाउस में जुपिटर और सैटर्न का बनता है। अब ये पाम में भी बन रहा है और ये कुंडली में भी बन रहा है और मेरे न्यूमरोलॉजी चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब दोनों ही मेरे प्लैनेट एक्टिव है। तो पता चल गया कि भाई ये चीज़ ऐसे हो गई, ठीक है। सूर्य और शनि, अब हम देखते हैं सूर्य शनि का एक साथ में बैठना हम अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं कि सूर्य शनि साथ में बैठ गए तो पितृदोष क्रिएट हो जाएगा, या फिर फादर से नहीं बनेगी, या फिर आप बोल सकते हो कि लाइफ में स्ट्रगल होगी। तो यदि ये वाला माउंटेन और ये वाला माउंटेन के बीच में आपके उभार है तो डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं सन एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन होगा ही होगा आपके चार्ट पे। तो ऐसे करके हम रीड कर लेते हैं कि आपके पाम में कौन सा दोष बना हुआ है या फिर कौन सा दोष नहीं बना हुआ है। तो पाम से भी ये पता लग जाता है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि पाम से शायद ये चीज़ें कवर नहीं होती है, पाम से भी पता चलता है, कुंडली से भी पता चलता है और न्यूमरोलॉजी से भी पता चलता है। मैम तीनों मैच करेंगे ये 100% है, या कभी कभी पाम में बन रहा है, कुंडली में बन रहा है, न्यूमरोलॉजी में नहीं बन रहा, या वाइस वर्सा हो रहा है, किसी एक में बना हुआ है बाकी में नहीं बना? वेरी वेरी ट्रू आंसर। और कुछ टाइम पहले मेरे से ये सवाल किसी और ने भी पूछा था कि AI वगैरह एस्ट्रोलॉजी की एप्लीकेशंस निकल गई तो क्या होगा। आई वाज लाइक, ये सारी चीज़ों को समझना इज़ नॉट सो ईजी, हमें फिगर आउट करना पड़ता है। अभी इसका एक चीज़ और बताती हूँ कि मान लो ऐसा तो नहीं होता कि आपकी कुंडली में सिर्फ एक ही प्लैनेट एक्टिव हो सकता है आपकी कुंडली में 3 प्लैनेट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। 3 प्लैनेट मान लो मार्स भी एक्टिव है, सैटर्न भी एक्टिव है, जुपिटर भी एक्टिव है। तो आप क्या बनोगे? आप जुपिटर से एस्ट्रोलॉजर या टीचर बनोगे, या मार्स से आप डॉक्टर, पुलिस, आर्मी में जाओगे, या फिर सैटर्न से आप IT कंप्यूटर फील्ड में जाओगे। हमें फिगर आउट करना होता है कि
कौन सी चीज़ के लिए आपका पाम भी यस बोल रहा है, आपके डेट ऑफ बर्थ भी यस बोल रहा है और आपका कुंडली भी यस बोल रहा है। हाँ, 99% ये सेम होता है, 99% हमें चीज़ें एकदम सही दिखती है। 1% में वो लोग आते हैं, जैसे आपने बताया किसी की कुंडली बंधी होती है तो उनकी कुंडली तो इतनी अच्छी होती है कि हम बोल सकते हैं इनकी कुंडली में ये राजयोग है, वो राजयोग है। जब हम उनकी पाम देखते हैं ना, हमें पता लगता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है रियलिटी में, वही वाली बात है। बट मैम अगर कुंडली में दिख रहा है तो फिर आप कुंडली पे क्यों नहीं बिलीव कर रहे, पाम पे क्यों बिलीव कर रहे हो, उस पर अगर नहीं दिख रहा तो? क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि बट पाम अगर है, कुंडली पे इतना स्ट्रांगली दिख रहा है कि बहुत अच्छी कुंडली है, जैसे आपने बोला एक्सेप्शनली गुड है, तो बट कुंडली जब आप पैदा हुए तो आप एक कुंडली लेके पैदा हो गए, ठीक है। आपने जो 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 कर्म किए हैं वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ दिखेंगे। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप पैदा हुए, ठीक है, आपकी कुंडली बहुत अच्छी थी, आपके पेरेंट्स ने अच्छे कर्म किए, आप सही दिन दशा में पैदा हो गए, ठीक है। अब जैसे जैसे आप बड़े हुए, समटाइम को इंसिडेंट्स होते हैं कि आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं होता, या फिर आपके पेरेंट्स ने आप पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आप गलत संगत में चले गए, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि वो चीज़ें आपकी कुंडली में नहीं दिखेगी, रेखाएं बदलेंगी हाथ की। हाँ, बट हाथ की रेखाएं बदल जाती है, हाथ की रेखाओं में वो चीज़ दिखने लग जाती है कि हाँ भाई नहीं, ये इंसान मैंने पिछली बार बताया था कि ये इंसान नशे करता है कि नहीं करता, ये सारी चीज़ें आप पिछला पॉडकास्ट देखोगे तो आपको पता लगेगा। सो वही वाली बात है, हाथ पे पता चल जाए। इसका रीज़न होता है क्योंकि देखो, अब कुंडली क्यों बनाई भगवान ने, प्लैनेट्स उस वक्त कैसे थे, कौन से प्लैनेट का सपोर्ट था। अब आपने उन प्लैनेट्स का सपोर्ट लिया या नहीं लिया, आपने उनका यूज़ किया कि मिस यूज़ किया, वो आपके पाम से पता लगेगा। प्लैनेट भगवान ने आपको देके भेजे, अब आपने कर्म कैसे किए उसके अकॉर्डिंग आपका पाम। अब आप बोलोगे कि फिर कुंडली छोड़ दो, सिर्फ पाम ही देखना शुरू कर दो, ये भी तो एक आंसर बनता है कि फिर कुंडली क्यों देखनी, किसी इंसान को क्यों ही मगजमारी करनी कि उसकी कुंडली ये वो चीज़ें। बट बिकॉज ये ऑनलाइन ज़माना है, ठीक है। और जो आप परसेंट की बात कर रहे हो कि जिनकी कुंडलियाँ बन जाती हैं, वो सिर्फ 1% लोग होते हैं। तो 99% लोगों को हेल्प मिल रही है, ऑनलाइन डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हो, पाम की फ़ोटो आप भेजते हो, तो बाय द वे आपने सही से फ़ोटो नहीं क्लिक करी, ठीक है। तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस होने चाहिए ना, ताकि आप चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके फिगर आउट कर सको कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। और इसके पीछे एक और लॉजिक मैं आपको देना चाहूँगी कि पाम है, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो पाम में लाइंस होती है कि सपोर्ट लाइन एक्टिव हो गई, प्रोग्रेस लाइन एक्टिव हो गई, मतलब अब इंसान की प्रोग्रेस स्टार्ट होगी, ठीक है। करियर लाइन एक्टिव हो गई, फेथ लाइन अब बढ़ रही है, मतलब हाँ फेथ लाइन होगा, बढ़ रही है, दिख रहा है, विदिन 3 मंथ होगी, विदिन 6 मंथ होगी, ये पता चलता है। अब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि हम कौन सी डेट को इंटरव्यू दें, हम इस महीने जॉब चेंज के लिए अप्लाई करें कि ना करें। उसके लिए आप ऐसे बोलोगे कि आप 6 महीने तक अप्लाई करो, आजकल के लोगों के पास लिटरली इतना टाइम नहीं है कि वो 6 महीने किसी चीज़ को या 1 साल किसी चीज़ को वो दे, ठीक है। इस काम के लिए कुंडली काम आ जाती है, डेट फिक्स करने के लिए। मान लो कुंडली में आया कि आपका जो केतु है वो 17 से लेके और 28 के बीच में चल रहा है। अब हमें पता होता है 17 से 28 के बीच में उसकी जो लकी डेट्स है, भाई तू इस दिन इंटरव्यू दे दे, तो उसकी जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ पाम से आप कुंडली पे आए तो और ज़्यादा सक्सेस रेट हो गई, और कुंडली से आप न्यूमरोलॉजी पे आए तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट हो जाती है। जैसे मान लो एक डॉक्टर है, वो ऑपरेशन कर रहा है बट उसे और भी बेसिक चीज़ों का नॉलेज है, तो वो चीज़ों को और भी ज़्यादा डीपली कर सकता है और भी ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। मैम लास्ट टाइम जब आप आए थे हमने बहुत सारे फ़न चीज़ें भी करी थी जो लोगों को बहुत इंटरैक्टिव लगा था कि हम अपना हाथ देख के कैसे चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे यंगस्टर हैं आजकल जो बाहर सेटल होना चाहते हैं या पढ़ने जाना चाहते हैं या जॉब के लिए देख रहे हैं, तो हाथ से कैसे वो ये देख सकते हैं कि उनका जाना लिखा है या नहीं लिखा है, अभी प्लैनेट सपोर्ट में है या नहीं? करेक्ट। मैं एक काम करती हूँ, हाथ से, कुंडली से और डेट ऑफ बर्थ से, तीनों से बताती हूँ, जिसको जो इजी लगेगा वो फिगर आउट कर लेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉरेन ट्रैवल और सेटल होने की। आप अपना पाम देखिए, अभी गर्ल्स को अपना लेफ्ट हैंड देखना है और बॉयज़ को अपना राइट हैंड देखना है। अभी क्या करना है, सबसे पहले ये वीनस माउंटेन, शुक्र पर्वत देखिए, यहाँ पे आप मेरी लाइंस देख सकते हो, स्ट्रेट लाइंस हैं। आपकी यदि स्ट्रेट लाइंस बनती है इस शुक्र पर्वत पे, मतलब आपका फॉरेन जाना निश्चित है। जाना निश्चित है मतलब कि ट्रैवल के लिए जाना निश्चित है, ठीक है। अभी अपन बात करें कि सेटल होना है कि नहीं होना, इन्हीं लाइनों से ऐसे कोई लाइनें बने और यहाँ पे बॉक्सेस क्रिएट हो जाएं, उसके साथ साथ वीनस माउंटेन पे बॉक्सेस होना और उसके साथ साथ आपके सन माउंटेन के नीचे क्रॉस होना,
ये हमारा सन माउंटेन होता है, इसके नीचे क्रॉस होना या फिर सन माउंटेन का थोड़ा सा दबा हुआ होना, मतलब थोड़ा सा नीचे होना, थोड़ा दबा हुआ होना, ये रिप्रेजेंट करता है कि आप फॉरेन जाएंगे, वहाँ सेटल होंगे और वहाँ अच्छा कमाएंगे और अच्छा वहाँ से डॉलर। ये दोनों होना चाहिए। करेक्ट, दोनों होने चाहिए। दोनों में से एक है तो 60-70% पॉसिबिलिटी है, और दोनों है तो इट्स सोने पे सुहागा, 100% ट्रू। ठीक है, होगा ही होगा। अभी किसी को प्रॉब्लम हो यदि पाम में देखने में, या उनको समझ ना आ रहा हो कि या कैसे किसी को जाना ही जाना हो और हाथ में रेखाएं नहीं हो जो आपने बताई हैं। कि जो इसको जाना हो या फिर हाथ में रेखाएं ना हो, बिकॉज उन्होंने अभी तक उस चीज़ को लेके काम करना शुरू नहीं किया है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में पर्सनैलिटी नंबर मतलब अपनी बर्थ डेट का टोटल, और डेस्टिनी नंबर मतलब पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कैलकुलेट करो, और जो जो नंबर्स अलग अलग नंबर्स दिख रहे हैं वो सारे नोट कर लो कि भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स आते हैं। अब आप चेक करो कि उस नंबर में 4 या 6 है क्या। दोनों हैं तो 100%, और दोनों में से एक है तो 70% आप फॉरेन जाएंगे ही जाएंगे। अगेन आप जाएंगे, अब वहाँ सेटल होंगे या नहीं होंगे। तो यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 भी है या फिर 4, 5 या 5, 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब कि सेटल होने के लिए नंबर 5 ज़रूरी होता है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ में आए, टोटल चाहे में आए, टोटल में या आए, कैसे भी चाहे आए। कैसे भी आए। तो यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में यदि 4 या 6 है तो आप जाएंगे, और 4 या 6 के साथ में 5 भी आ रहा है तो मतलब आपका वहाँ पे जाके वहाँ पे सेटल होना फाइनल ही है। ठीक है, अब कुंडली से भी देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे जो कुंडली पे बिलीव करते होंगे। उसमें आपको क्या करना है, अगेन आप शो कर देना कुंडली का 12th हाउस कौन सा होता है। उस कुंडली के 12th हाउस में यदि राहु या फिर केतु है, ठीक है, दोनों में से एक कोई भी प्लैनेट है, या फिर कोई भी प्लैनेट वहाँ पे उच्च का होके बैठा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका फॉरेन ट्रेवल करना बहुत ज़्यादा होगा और फॉरेन आप सेटल भी हो जाओगे। उस सिचुएशन में आप फॉरेन सेटल आराम से हो सकते हो। और जिसके भी 12th हाउस में राहु या केतु है, ऐसे लोगों को उनका बर्थ प्लेस कभी भी सूट नहीं करता। वो लोग अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के यदि कहीं बाहर जाते हैं, आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री, तभी वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा कमाएंगे। यदि वो अपनी ही जन्मभूमि पे रह जाते हैं तो उन पे पुलिस, कोर्ट, कचहरी, लीगल इश्यूज़ होना, मैरिज में इश्यूज़ होना, फैमिली इश्यूज़ होना, उन सब की पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, लाइक 100% हाई हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान मतलब उन्हें सक्सेसफुल होने के लिए अपने जहाँ वो पैदा हुए उससे दूर जाना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 100 किलोमीटर्स उनको दूर जाना ही पड़ेगा, वरना उनकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहेगा। मैंने 12th हाउस में जिनके राहु केतु होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत पैसे वाला भी देखा है और कुछ नहीं करते हुए भी देखा है। जो कुछ नहीं करते हैं वो वही होते हैं जो अपनी बर्थ प्लेस पर रह जाते हैं, और बहुत कुछ करने वालों को मैंने या तो आउट ऑफ कंट्री या फिर आउट ऑफ स्टेट, या फिर ऐसे लोगों को ऑनलाइन काम, जैसे जो हम काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन काम है, वो भी सूट कर जाता है। मैम ये तो हो गई ट्रैवल करने की बातें कि किसको ट्रैवल करना है, किसको सेटल होना है। बार अब कोई ट्रैवल करना चाहता है अपने पार्टनर के साथ, हस्बैंड या वाइफ, लेकिन वो हो नहीं पा रही है शादी, लव मैरिज, तो वो शादी करने का योग हाथ से अगर देखना चाहे कि मेरी कौन सी रेखाएं, उम्र हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हो रही है, तो अब क्या देखे, वो लव होगी कि अरेंज होगी? करेक्ट। सबसे पहले इसके में मैं तीनों पार्ट्स आपको बता दूंगी, कुंडली से भी बता दूंगी, डेट ऑफ बर्थ से भी बता दूंगी, तो सब फिगर आउट कर लेंगे। सबसे पहले अपन पाम की बात करते हैं। तो अगेन शुक्र पर्वत मतलब अपने प्यार को पाना। शुक्र मतलब लग्जरी और प्यार। आपका शुक्र पर्वत उभरा हुआ है, यहाँ पे क्रॉसेस नहीं है किसी भी प्रकार के, और ऊपर है क्रॉसेस नहीं है, तो आपकी लव मैरिज के चांसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकंड, आपको क्या देखना है, ये तो देखना ही देखना है, उसके साथ में आपको क्या देखना है कि आपकी लिटिल फिंगर और ये जो आपकी हार्ट लाइन है, यहाँ पे एक से ज़्यादा लाइन हो। यदि यहाँ पे एक से ज़्यादा लाइन होती है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे 2 लाइनें हैं, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आपकी लव मैरिज होगी। और यहाँ पे यदि एक ही लाइन है तो मतलब कि आपकी अरेंज मैरिज की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। एक लाइन है तो अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी है, और यदि एक लाइन है लेकिन वीनस माउंटेन बहुत उभरा हुआ है तो भी आपकी लव मैरिज होने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अगर 3 लाइन है यहाँ पे तो फिर पहले ब्रेकअप होंगे,
फिर किसी के साथ अगेन लव मैरिज, मतलब आप लव रिलेशनशिप में आएंगे, देन आपकी मैरिज मतलब होगी। 3 का लेकिन यदि आपके 3 लाइंस है तो एक हार्ट ब्रेक तो आपका पक्का है, मतलब या तो आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए हो या, बट 2 लाइन यहाँ होना मतलब लव मैरिज होना। 2 लाइन को आप लव मैरिज की छोड़ दीजिए। अब यदि किसी की 4 है तो मतलब 2 ब्रेकअप होंगे, किसी की 5 है तो मतलब 3 ब्रेकअप होंगे, और ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली देखते ज्यादा जाए। लाइन भी ठीक नहीं है मतलब। दिल इन ज्यादा शॉर्ट टूट मैं जाएगा। बता दूं, यदि मैं इस चीज़ को एकदम शॉर्ट टर्म पे करके बताऊं, तो सबसे पहले आप अपने लिटिल फिंगर और हार्ट लाइन के बीच में लाइंस काउंट करो। वहाँ पे यदि 1 से ज़्यादा लाइन है मतलब कि आपकी लव मैरिज की पॉसिबिलिटी है, और 1 से आपकी कम लाइन है, 1 लाइन ही है तो अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी है। और ये जो वीनस माउंटेन है वो उभरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो भी आपकी लव मैरिज हो सकती है। बाकी लव मैरिज ना भी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे मैं रेमेडीज़ डालती रहती हूँ, वो करने से पॉसिबिलिटी बनती है। मैम यहाँ भी बता दो एक आध रेमेडी। हाँ, मैं डेफिनेटली बताती हूँ। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं यूजुअली अपने क्लाइंट्स को भी लव मैरिज की 3 रेमेडीज़ देती हूँ। आपके क्लाइंट्स को भी वही बताऊँगी, हमारी जनता को भी वही बताऊँगी। सबसे पहले आप ट्राई करो, जैसे मैंने भी अपने फ़ोन के पीछे मोर पंख डाल के रखा है, आप अपने फ़ोन के पीछे मोर पंख डाल दो, क्योंकि जिस इंसान के पास मोर पंख होता है उसकी अट्रैक्शन और प्यार को अट्रैक्ट करने की क्षमता 1000 गुना बढ़ जाती है। मनी के लिए भी आप ये कर सकते हो। यदि आप अपने लाइफ में मनी एंड प्यार चाहते हो तो अपने मोबाइल कवर के पीछे मोर पंख ले जाना रखना स्टार्ट कर दो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि फिर आप उस मोबाइल को वॉशरूम या बाथरूम में ले जाना बंद कर दो। ले फिर कोई नहीं करेगा। यदि वहाँ इसका तो भी जाना ही alternate जाना है फोन लेके। हमारे पास हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें हम नो बोल दें। यदि ऐसा नहीं है तो आप पर्स में डाल सकते हो, या फिर आप लेमिनेट करवा के किसी अपने मतलब साइड टेबल पे रख सकते हो। अपने रूम में आप मोर पंख का बंच रख सकते हो, एक बंच ऑफ मोर पंख रख सकते हो किसी पॉट में डाल के। मतलब आप ट्राई करो कि जहाँ पे आप 8-10 घंटे लगातार टिक रहे हो उस इन्वायरमेंट में मोर पंख होना बहुत ज़रूरी है। लव रेमेडी की बात करूँ, सबसे पहले मोबाइल कवर के पीछे मोर पंख रखो। जब आप बाथ लेते हो तो बाथिंग वाटर में कुछ ड्रॉप्स ऑफ रोज़ वाटर ऐड करो, बहुत ईजी है, रोज़ वाटर ऐड करना है। थर्ड चीज़ आपको क्या करनी है, एक मैं सबको एक रेमेडी बताती हूँ। कृष्ण जी और राधा जी, हम लव मैरिज की बात करें तो या तो राधा कृष्ण या शिव पार्वती को सब याद रखते हैं, तो उन दोनों में से किसी की भी आप पूजा करना स्टार्ट कर दो और दिल से पूजा करना स्टार्ट करो, तो फिर आपकी लव मैरिज 110% हो ही जाएगी। अब यदि आप सिर्फ फ़न के लिए वो चीज़ें कर रहे हो तब तो फिर कैसे होगी। बट वो प्यार भी उस लेवल का होना चाहिए कि भगवान भी सोचेंगे नहीं यार अब करवा दो यहाँ पे। मैम न्यूमरोलॉजी से आप बता रहे थे, तीनों से देखेंगे तो न्यूमरोलॉजी से मैं बात करूं कि लव मैरिज का आप कैसे देख सकते हो, तो नंबर 6 जो होता है वो लव मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 5 जो होता है वो लव मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 और नंबर 6 दोनों अवेलेबल हैं तो आपकी लव मैरिज 110% होगी, और यदि वो अवेलेबल नहीं है तो फिर थोड़ी बहुत लव मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली एंड ऑल रेमेडीज करके चीज़ों को सही भी कर सकते हैं। वाह मेरे शेर। मुबारक हो जी, मेरे में तो है ही नहीं। मेरे में तो है ही नहीं 6। प्राउड ऑफ यू प्योर। आप में दो वेरी प्राउड ऑफ यू। मैम 1 है तो क्या होगा, एक दोनों में से कोई एक है तो इनकी है एक, इनके दोनों है। ओह एक में भी होती है, स्ट्रांग होना चाहिए। मुबारक हो जी। अब मुझे बुला लेना। आपकी तीनों तरफ से पार्टी डन है अब। चलो फिर आपके भी है। वाह वाह, फिर तो बढ़िया है। यहाँ पे तीनों पे मिल गई, चलो बधाई हो। और कुंडली से कैसे देखते हैं? हाँ जी, कुंडली में हमारा जो 5th हाउस होता है वो हमारे लव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, और 7th हाउस जो होता है वो हमारे मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो या तो 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठ जाए, या 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठ जाए, या 5th हाउस और 7th हाउस दोनों के लॉर्ड एक साथ कहीं पे बैठ जाए, तो इसका मतलब आपकी लव मैरिज कंफर्म होगी। ठीक है, और यदि आपके 7th हाउस में राहु या फिर केतु है तो फिर वो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो जो लोग सिर्फ कुंडली मिलान के पीछे पड़े रहते हैं और वो अरेंज मैरिज कर रहे हैं और सिर्फ कुंडली मिलान देख रहे हैं, तो वो लोग एक चीज़ ज़रूर नोट करें कि कुंडली मिलान के साथ में सामने वाले पार्टनर का 7th हाउस चेक करें। 7th हाउस में यदि राहु या केतु है तो फिर आप समझ जाओ कि उस केस में आगे जाके मैरिज लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं।
मैम थोड़ी उसकी बात करते हैं, अगर किसी को अपने हाथ में घर बैठे चेक करना है कि मेरे नसीब में कितना पैसा है, तो उसकी रेखा और ये वो तो उसकी कुछ सबको check रेमेडीज करना है। और करेक्ट, मैं पैसों को कैसे देखना है, जॉब से पैसे आएंगे, बिजनेस से आएंगे, वो सब भी क्लियर कर देती हूँ। गवर्नमेंट जॉब भी बता देना। डेफिनेटली। हाँ जी, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लाइफ में हमारे धन योग बनता है या नहीं बनता, चाहे किसी भी फील्ड से आए। बिकॉज आजकल के लोगों का यही है कि कहीं से भी आ जाए बस पैसे आए, लक्ष्मी आनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना लाइफ लाइन चेक करो। ये होती है हमारी लाइफ लाइन, ठीक है, जो नीचे आ रही है हाँ जी, जो नीचे आ रही है। ये होती है हमारी माइंड लाइन, और यहाँ से एक लाइन निकलती है, वो होती है हमारी फेथ लाइन। अब यदि आपके पाम में आपकी लाइफ लाइन, आपकी माइंड लाइन और आपकी फेट लाइन मिलके कोई ट्रायंगल बनाते हैं, ये सबसे बड़ा धन योग होता है आपके हाथ में। इसका मतलब इंसान पैसे खूब कमाएगा, भर भर के कमाएगा। सही रास्ता चूज कर लेगा तो इजीली, और यदि उसको सही गाइडेंस नहीं मिली तो थोड़ा टफ से, बट पैसा बहुत कमाएगा, पैसा बहुत आएगा उनके चार्ट में। ये तो रही एक चीज़। अब मान लो ये ना हो तो कुंडली में हाथ में भी 1000 टाइप ऑफ धन योग होते हैं। हम सब के बारे में तो चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ के बारे में ज़रूर कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, यदि आपका शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, मतलब ऊपर आया हुआ है, आप मेरा देखिए अच्छा है, ठीक है। दूसरा आपका चंद्र पर्वत भी काफ़ी उभरा हुआ है, मतलब यहाँ से भी आपका जो माउंटेन है वो भी उभरा हुआ है। तो ऐसे लोगों के पास में पैसा बहुत आता है, मतलब ऐसे लोगों के पास में कैश बहुत आता है। चाहे उनके पास प्रॉपर्टीज़ हो या ना हो, बट उनके पास लिक्विड कैश बहुत आता है। डे टू डे जो इनकम होती है फ्रीलांसिंग से जो है, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। दुकानदार होते होंगे ऐसे। दुकान, अपन क्या दुकानदार थोड़ी है, हर दिन की कमाई आती है। नहीं, कैश में वो ज्यादा डील करते हैं ना, ग्राहक से लिया, कैश फ्लो इन द सेंस खुले कि दे किसी दिए। भी हर दिन दिहाड़ी आ रही है, मतलब कैश का घंटे के मतलब हिसाब ये से पैसे आ रहे हैं। कैश का मतलब हो गया, जैसे मान लो ओला उबर वाले हैं तो उनको हर राइड का पैसा मिल रहा है। आप लोग हो, आपको हर मतलब आपका हर डे का यूट्यूब पे जो स्टार्ट होता है उससे आता है, या फिर कभी अचानक हमारा कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, कभी बहुत अच्छी तो किसी दिन नहीं भी हुआ, अगले दिन 4 दिन का कवर हो गया, वैसे टाइप जो खुली इनकम होती है। एक होती है फिक्स सैलरी आना, कि भाई हर महीने की 7 तारीख को इतनी सैलरी आएगी, ना इससे 1 रुपये ज़्यादा ना 1 रुपये कम। फ्रीलांसिंग जैसे इनकम की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसे लोगों की फ्रीलांसिंग जैसी इनकम बहुत ज़्यादा आती है। तीसरे धनयोग की अपन बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा धनयोग कब हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखो, आपका गुरु पर्वत उभरा हुआ हो, ठीक है, और सोने पे सुहागा होगा यदि इसके नीचे कोई क्रॉस भी हो, ठीक है। अरे मेरे है गुरु का पता है, हमारे सारे प्लैनेट्स के नीचे क्रॉस होना बुरा मानते हैं, सिर्फ गुरु पर्वत ही एक ऐसा पर्वत है। क्रॉस काउंट करेंगे? नहीं, ये क्रॉस काउंट होगा, बट गुरु पर्वत के नीचे क्रॉस होना सबसे लकी मानते हैं। यस, थोड़े उधार दे देना पैसे। साथ में हम लेके कमाएंगे। जाएंगे, हम ब्याज पे लेके जाएंगे। जी, सो बैक टू द टॉपिक। आपका गुरु पर्वत काफी उभरा हुआ है, डन है, अच्छा है। इसके ऊपर क्रॉस हो तो और भी अच्छा है। एंड सन माउंटेन उभरा हुआ हो और उसके नीचे क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सन माउंटेन के नीचे क्रॉस नहीं होना चाहिए, जुपिटर माउंटेन के नीचे क्रॉस होना चाहिए, और दोनों उभरे हुए हों, तब भी आपका बहुत बड़ा धन राजयोग बनता है। ऐसे लोग भी अपने लाइफ में बहुत पैसे कमाते हैं। मैं तो आपने रह मुझे गया। बोला कि सन के नीचे क्रॉस है, आपके क्रॉस है, तो अभी हमने बोला ना उधार, आप किसी को उधार नहीं देना। ये बहुत माइनर्स है, जैसे ये बहुत विजिबल है, ये देखो बहुत बहुत कम विजिबल है। इसके नीचे मैं इस क्रॉस को काउंट कर रही हूँ, ठीक है। इसके नीचे मैं इस क्रॉस को काउंट नहीं कर सकती, बिकॉज ये क्रॉस नहीं हो रहा, ये वाला बहुत बहुत लाइट है, ये बहुत बड़ा है, बड़े क्रॉस। हाँ, बट फिर भी पैसे उधार मत देना मुझे छोड़ के। ठीक है। तो यही वाली बात अगेन मैं तो ना भी दूं तो भी चलेगा। हाँ, आप तो भाई हो यार। जी हाँ, आपका जुपिटर माउंटेन है वो उभरा हुआ हो, और जो सन माउंटेन है वो भी उभरा हुआ हो। जुपिटर माउंटेन के नीचे क्रॉस होना चाहिए और सन माउंटेन के नीचे लाइंस होनी चाहिए। यदि स्ट्रेट लाइंस हैं तो ये भी आपके लाइफ में बहुत बड़ा धन राजयोग बनाते हैं। ऐसे लोग भी अपने लाइफ में अपने कर्म और अपनी बुद्धि से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अभी अपन बात करते हैं न्यूमरोलॉजी से, बिकॉज पाम से देख लिया, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज पाम रीड करना इट्स नॉट सो इजी। अब यदि अपन बात करें कुंडली में,
यदि किसी की कुंडली में 1, 5 और 9 आते हैं एक साथ, 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है, मतलब इंसान भर भर के पैसा मैम कमाएगा। मतलब जो 1995 में बॉर्न हुए, हाँ, वो लोग काफ़ी ज़्यादा लकी होते हैं, लेकिन हाँ डिपेंड ये भी करता है कि मान लो इनके साथ में उनका एंटी नंबर आ गया, कौन सा एंटी नंबर? जैसे एंटी नंबर आ गया कि 8 आ गया, ठीक है, तो यदि आपका परमानेंट 1 है और यदि साथ में 8 भी आ गया तो वो थोड़ी स्ट्रगल ऐड कर देगा। अब इसमें क्या करना होगा, मान लो आपके बनता है और आपका 1, 5, 9 है और साथ में 8 भी आ गया, तो आप 8 वाली चीज़ों को डोनेट करना स्टार्ट कर दो, मतलब उसका आप दान कर रहे हो। क्या क्या होती है 8 वाली चीजें? 8 तो आ गया। हाँ तभी तो कह रहे 195 में खुश हो रहा, खुश होते होते यू करा है। मैं तो 1995, मैम हम दोनों नहीं, 1995 बट तो 1995 बॉर्न लकी होते, जैसे 2000 बॉर्न, 1995 बॉर्न। मैम 1980 बॉर्न। अच्छा मैम 8 वाली चीजें क्या होती है जो डोनेट करनी है? लाइक ब्लैक चीज़ हो गई, ऑयल हो गया, फूड ऑयल, पेट्रोल नहीं, हाँ फूड ऑयल हो गया, ब्लैक चीज़ हो गई, काले तिल हो गए, काले कपड़े हो गए, या फिर आप लेके चल सकते हो कि थोड़ा सा स्पाइसी फूड हो गया। इन सब चीज़ों का डोनेशन करना मतलब आप अपने सैटर्न को डोनेट कर रहे हो, आप अपने शनि को डोनेट कर रहे हो। या फिर कोई भी इंसान दहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, वो शनि का काम कर रहे हैं, उनको आप चाय पिला दो, उनको कुछ पैसा दे दो, उनको कुछ हेल्प कर दो, तो वो भी आपके सैटर्न को बहुत ज़्यादा अच्छे करते हैं। बिकॉज जहाँ पे भी सन के साथ में सैटर्न या मार्स के साथ में सैटर्न आ जाता है ना, तो वो 99% करके बीच में एक ऑब्स्टिकल तो एक बैरियर तो लाते ही लाते हैं। फिर वो बैरियर के बाद में डेस्टिनेशन ज़रूर मिलती है यदि आप कर्म कर रहे हो तो, लेकिन बैरियर ज़रूर लाते हैं। अब जीतता वही है जो बैरियर पे हार ना माने, टिका रहे कि नहीं ये हटेगा तो मैं निकल जाऊंगा, और हार जाता वो है जो बैरियर पे बोल दे अरे यार मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। करेक्ट। सो बैक टू द टॉपिक। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 है, 5 है और 9 है तो आपके धन या राजयोग बनता है, आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे, बिकॉज आपके पास सूर्य है मतलब करने की ताकत है, आपके पास आइडियाज़ हैं, मरकरी है मतलब दिमाग है, बिजनेस माइंडेड हो, और 9 है मतलब आप थकते नहीं हो, कर्म पे बिलीव करते हो, तो आप अपने कर्म और बुद्धि से सब कुछ अचीव कर सकते हो। दूसरा राजयोग बनता है 4, 5 और 6 आना, मतलब राहु, बुध और शुक्र आना। ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5 और 6, विराट कोहली की कुंडली में ये राजयोग बनता है, मेरी भी कुंडली में ये राजयोग बनता है, 4, 5 और 6 तीनों आते हैं, तो इंसान के पास लक भी होता है, अबंडेंस ऑफ मनी जिसको अपन बोलते हैं कि अंधा पैसा आना, वो ऐसे लोगों के पास आता है, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। बट हाँ, बिकॉज 4 आता है तो ऐसे लोगों को अपने मेंटल पीस का मतलब थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मेरे को तो बहुत होता है। मैं बोलती थी ना, ये मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि मैं बच्ची छोटी थी तो मेरे को एग्ज़ाम फोबिया होता था। लाइक स्कूल खुलने वाले होते थे, मैं पहले डर जाती थी कि अब से वही पढ़ाई, ये करना वो करना। बट एस्ट्रोलॉजी ने, दैट इज़ वेरी ट्रू, लाइक यदि कैमरे के पीछे भी मैं बोलूँ तो ये सच है कि रेमेडीज़ वगैरह करके ना इंसान स्ट्रांग तो हो जाता है कि हाँ, क्योंकि सामने से भी तो आते हैं ना। मान लो आप 10 क्लाइंट से डील कर रहे हो, आएगा वही जो रोता आएगा, कोई ऐसा नहीं आएगा कि जो बोलेगा मेरे पास सब कुछ है मैडम बस बात कर लो। तो आप कोई इंसान प्रॉब्लम में आया, आपने उसको कुछ बताया, अब उसने वो चीज़ें करी, उसको रिजल्ट मिले, फिर आपको पता लगा कि नहीं यार इसको मिले हैं तो हम तो फिर रो के मतलब पागल ही हैं। करेक्ट। तो वो इंसान इस चीज़ से सही सीख जाता है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं। बट मैम ऐसा कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में ही एक श्रापित साइंस है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर अपने खुद की रेमेडी करेगा तो उस पर वर्क नहीं करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज मेरे भाई एस्ट्रोलॉजर हैं, बस उनके अलावा या मेरे अलावा मेरी कुंडली किसी को पता नहीं होगी। आज तक मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को किसी को नहीं बताती हूँ, मैं अपना टाइम ऑफ बर्थ किसी को नहीं बताती हूँ। कुछ ऐसे होता है ना, हम लोग 10 एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं तो लोग मेरा देख दो, मैं देख देती हूँ किसी का, बट मैं अपना चार्ट किसी से रीड करवाती हूँ। आप अपने भाई से कराते हो? हाँ उनसे तो बच्ची थी तो मैं तो आप एस्ट्रोलॉजी सीखी अपना इसी खुद चक्कर भी में थी। अपना स्टडी करते हो चार्ट? हाँ हाँ, मैं तो खुद करती हूँ। मैं तो अभी भी मतलब मैं तो कोई भी, जैसे मान लो मुझे अभी करना है ये चीज़, तो मैं बस आज भी 24 तारीख को मैं आई थी। पिछली बार याद है अपने पॉडकास्ट 6 तारीख को डाला था, मैंने बोला था नहीं यार 6 को डालेंगे, तो ऐसे तो मतलब आज भी 24 का 6 बन गया। हाँ डालेंगे 28 पर आप अपनी रेमेडीज करते हो? हाँ जैसे हाँ, रेमेडीज भी करती हूँ। जैसे खुद मैं की नहीं लगती ना, जैसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है। नहीं, रेमेडीज अपनी खुद की कर सकते हैं। वही वाली बात हो गई ना कि अब वो एक जो हम लोगों को साइकोलॉजी से हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प अपन खुद की नहीं कर सकते। लाइक फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास कोई आता है,
ठीक है। अब वो आया और हमने उसे बोला कि नहीं यार हम मोटिवेट करने के लिए उसे स्टोरीज सुनाते हैं। बस उस पर्सपेक्टिव में आप बोल सकते हो कि यार जब इंसान खुद दुखी है तो वो खुद को कैसे मोटिवेट कर सकता है। लेकिन वो मेडिसिन, अब डॉक्टर पैरासीटामोल लेगा तो उसका सर दर्द सही होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि उसका सर दर्द नहीं सही होगा। आप ऐसी रेमेडीज से मानते हैं, जैसे स्विच वर्ड्स आजकल बहुत चल रहे हैं, तो बता देते हैं कि स्विच वर्ड्स का चैंट करेंगे तो चीज़ें सही हो जाती हैं, उस पर बिलीव करते हो? स्विच वर्ड पे करती भी हूँ और नहीं भी करती हूँ, उसके पीछे का मैं रीज़न बताती हूँ। जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी लाइक कॉर्नवल एग्जाम और थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें मैंने जब देखी, और मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं पामिस्ट्री भी करूँगी, मैं कुंडली भी देखूंगी, मैं वास्तु भी करूँगी, मैं सब कुछ करूँगी, बिकॉज मैं मेरे पास जो आएगा मैं उसे हर एक चीज़ सर्व करना चाहूँगी। मैंने सोचा चलो स्विच वर्ड पे भी रिसर्च की जाए, मैंने उस पर रिसर्च करी। सबसे पहले आप स्विच वर्ड की जब डेफिनेशन पढ़ोगे ना, उसकी डेफिनेशन पे ये आता है कि स्विच वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो आपके इमोशंस को स्विच करने के लिए काम में लाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अभी सैड हो और मैं आपको कोई एक ऐसा स्विच वर्ड दूं जिसे चैंट करते करते आपको खुशी मिलने लगे, ठीक है। अभी हमारे इंडिया में जो स्विच वर्ड्स काम में लिए जाते थे वो कभी भी कॉर्नवल एग्जाम, टकलिया, वो सब नहीं होते थे। वो जो स्विच वर्ड्स होते थे वो होते थे जैसे हर एक पंडित, या फिर जैसे मैं प्रेमानंद जी महाराज को बहुत मानती हूँ, वो जैसे बोलते हैं कि आप राधा नाम का जाप करो, कोई बोलता है आप जय हनुमान जाप करो, कोई बोलता है कि आप जय श्री राम का जाप करो, कोई बोलता है आप जय श्री कृष्णा का जाप करो। हमारे इंडिया के जो स्विच वर्ड्स हैं वो ये हैं, क्योंकि हमारी करेक्ट जो वैदिक स्विच वर्ड्स हैं और इनसे हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। लाइक मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें मुझे नर्वसनेस हो रही है, मेरे लिए काम करता है कि जय श्री बालाजी मुझे बचा लेना, मेरे से ये काम सही से करवा देना, मेरे लिए वो स्विच वर्ड हुआ। अब मैं कोई एक इंग्लिश का वर्ड जो फॉरेनर्स काम में ले रहे हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस स्विच वर्ड से मैं अपनी एनर्जी को स्विच करने की कोशिश करूँ, वो कभी भी नहीं हो सकता। तो मैं जो रेगुलर चलते आ रहे हैं सिर्फ रटी रटाई विधि पे मैं नहीं मानती हूँ। मेरे अकॉर्डिंगली आप जिन भी गॉड पे बिलीव करते हो उनका नाम जाप करना इज़ अ स्विच वर्ड। जैसे कि मैं हमेशा जय श्री हनुमान, बालाजी के 12 नाम लेना, ठीक है, राधा नाम का जाप करना, ये सब करती हूँ, इससे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। मान लो मैं इधर वेस्टर्न स्विच वर्ड यूज़ करती हूँ, मुझे कभी भी उन चीज़ों से 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं क्लाइंट्स को भी बोलना चाहूँगी, मैं हमारे व्यूअर्स को भी बोलना चाहूँगी कि आप भी ट्रायल करो। आप 1 महीने एक वेस्टर्न स्विच वर्ड पढ़ो, 1 महीने आप एक वैदिक स्विच वर्ड पढ़ो, जिस भी भगवान पे आप बिलीव करते हो उनका नाम लेना शुरू करो। जो भगवान के नाम से, उनके नाम से जो आपकी एनर्जीज में स्विच होगा, या जो आप टेंशन में थे और टेंशन से बाहर आ गए, दुखी थे सुखी हो गए, प्रॉब्लम में थे प्रॉब्लम से बाहर आ गए, उतना कहीं पे किसी भी स्विच वर्ड में नहीं हो सकता है। हमारे वेदों में बहुत अच्छे स्विच वर्ड है, राम जी का नाम लो, हनुमान जी का नाम लो, लेते रहो। तो मैं इन पे बिलीव करती हूँ। अच्छा मैम, एक चीज़ दीपक ने स्टार्टिंग में कही थी वो हम कवर कर लेते हैं कि हाथ में अगर मोल हो, हाँ जी, तो उसका ज़रा बताओ। वो कई लोगों के है, हमारे तो खैर नहीं है, मेरे भी नहीं है अपन मार्कर से बनाएंगे तो उस पे क्या होता है? जी, देखो मोल का मैं 2 टाइप्स ऑफ मोल बताती हूँ। एक मोल होता है जो हमारी मुट्ठी में बंद आ जाता है। अभी मुट्ठी आप ऐसे बंद मत करना, मुट्ठी इसको बोलते हैं। यदि आप मुट्ठी ऐसे बंद करोगे, यदि कोई भी मोल है आपके फिंगर्स पे हैं और इतने इतने आपके हाथ पे है और वो बंद हो रहा है, ठीक है, इट मीन्स कि आप पैसा कमाएंगे और आपके पास पैसे बचेंगे, सेविंग्स होंगी आपकी, ठीक है। बहुत से लोग डरते हैं, घबराते हैं कि हमारा मोल तो है हथेली पे लेकिन वो मुट्ठी में बंद नहीं हो रहा है। हम जब मुट्ठी बंद करते हैं तो वो आता नहीं है मुट्ठी में। वो लोग सबसे ज़्यादा लकी होते हैं बिकॉज उनके लाइफ में पैसा आता है, वो स्पेंड करते हैं और पैसा आता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लग्जरी को इंजॉय करते हैं और ऐसे लोग लग्जूरियस लाइफ बहुत ज़्यादा जीते हैं। तो जिनकी मुट्ठी में तिल बंद हो जाता है वो लोग पैसे कमाते हैं और पैसे सेव करते हैं। उनमें से थोड़ा इंजॉयमेंट पे पैसा कम लगता है वैसे लोगों के लिए, बिकॉज थोड़ा सा काइंड ऑफ कंजूस हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। वही इनकी मुट्ठी से बाहर जो तिल आता है, इसका मतलब कि इंसान पैसे बहुत ज़्यादा कमाएगा, स्पेंड करेगा, डोनेट करेगा और उसके साथ साथ उसके पास उतने ही पैसे डबल ट्रिपल होके आएंगे भी। तो ये हमारे मोल का लॉजिक होता है।
सबसे ज़्यादा जो लकीएस्ट मोल हमारी पूरी बॉडी पे होता है कि यहाँ पे मोल होना सबसे ज़्यादा लकी माना जाता है, वो होता है आपकी लिप लाइन पे मोल होना या फिर आपकी आई में, और वो भी स्पेशली आपकी राइट आई में मोल होना। ऐसे लोगों का कुछ यूनिवर्स से कनेक्शन होता है, और यदि आपके भी वहाँ पे तिल है, आप जिस भी भगवान पे बिलीव करते हो उनको बस मानना स्टार्ट कर दो। आपके लाइफ में भगवान ऐसे मैप बन के खड़े रहेंगे, हर जगह आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प मिलती जाएगी, और रास्ते के सारे ऑब्स्टिकल आप वहां तक नहीं पहुंचोगे उससे पहले क्लियर हो जाएंगे। ये आईब्रो पे भी काउंट होता है? नहीं, आईज में, लाइक जो आंख का ये क्या होता है, हाँ, आंख के अंदर और आपके लिप लाइन पे जो मोल होता है वो लकीएस्ट मोल माने जाते हैं। मैम, पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है। आपने लास्ट पॉडकास्ट में एक बहुत अच्छी रेमेडी दी थी खाटू श्याम जी की, तो मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट पे भी आप ऐसी एक गोल्डन रेमेडी दें कुछ जो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, क्योंकि वो जो रेमेडी थी ना उससे ऑडियंस को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो और भी कुछ मैं चाहता हूँ आप बताएं। करेक्ट। और इसका मैं देखूँ तो वो खाटू श्याम जी वाली रेमेडी के मुझे इतने पॉजिटिव, लाइक पहले तो मैं सिर्फ अपने क्लाइंट्स पे कर रही थी, और आजकल मैं देखती हूँ तो मुझे हर दिन कम से कम 5 से 10 मैसेज आते हैं कि हम खाटू श्याम जी विजिट करके आए और हमें नहीं पता हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आए, बट ऐसा लग रहा है कि सारे ही प्लैनेट्स कंट्रोल में हो गए। मैडम, आपने तो सिर्फ राहु का बोला था, हमारी तो सारी बॉडी कंट्रोल में आ गई, हमारी चीज़ें सारी एकदम अच्छी चलने लग गई। सो आज मैं वैसी रेमेडीज़ लेके आई हूँ। लव रेमेडी मैंने बता दी कि लव मैरिज के लिए आपको क्या रेमेडी करनी है, ब्लैक मैजिक वाली भी मैंने क्लियर कर दी। एक मेन कंसर्न होता है कि यदि आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वहाँ से ज़्यादा पैसे कैसे कमाओ, या कैश फ्लो ज़्यादा कैसे बढ़ाओ, या मेन थिंग कि पैसे सबसे ज़्यादा कैसे कमाना है। उसके लिए नेचुरल मनी मैग्नेट जो होता है वो होता है कि लोटस सीड, जिसे हम कमल गट्टा बोलते हैं, लक्ष्मी जी को चढ़ता है। दिवाली की जब पूजा भी करोगे तो आप देखो कि सबके घर में वो रखा रहता है, बट हम गौर नहीं करते हैं उस चीज़ पे। आपको क्या करना है कि 11 कमल गट्टे ले लेने हैं। रोली जो आती है तिलक लगाने वाली जो सिंदूर होती है, 11 कमल गट्टे पे आप सिंदूर लगाएं, ठीक है। रेड पोटली में 11 कमल गट्टे डाल के, सिंदूर डाल के, छिड़क के या फिर तिलक लगा के, और एक मुट्ठी साबुत चावल, सब चावल को चेक कर लेना साबुत होने चाहिए, वो डाल के, और फिर आप उस पोटली को बंद करो। यदि आप मैरिड हो तो आप अपनी वाइफ से, नहीं तो आप अपनी मदर या अपनी सिस्टर से अपने घर की तिजोरी में, या हो सके तो अपने रूम के नॉर्थ डायरेक्शन में वो पोटली रखवा दो। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी लाइफ में कैश फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाएगा, और लिटरली इसी पॉडकास्ट के नीचे लोग आके कमेंट करेंगे कि हाँ, हमारी लाइफ में मनी ग्रो हुआ है, पैसा ग्रो हुआ है। हो सके तो एक कमल गट्टा हमेशा सबको अपने पास कैरी भी करना चाहिए। जैसे हम मनी मैग्नेट के या पायराइट के ब्रेसलेट्स पहनते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव आता है, और वो जो कमल गट्टे की मैं बात कर रही हूँ वो 1 या 2 रुपए में मिलता होगा राशन की शॉप पे। तो जस्ट उसे बाय करो और अपनी पॉकेट में या अपने पर्स में वो डाल के रखो, और वो जो पोटली वाली रेमेडी बताई वो करो। इनसे आपकी लाइफ में कैश फ्लो, मनी, पैसा रुकना, प्रॉपर्टीज बनना, वो सब स्टार्ट हो जाएंगे। एक रेमेडी और मैं देना चाहूँगी, बिकॉज मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। मतलब एक हर इंसान का सपना होता है कि अपना घर, मतलब घर एक ऐसी चीज़ है कि इंसान ने घर बना लिया तो वो ऐसे करता है कि अब मैं एटलीस्ट स्टेबल हूँ, पैसा चाहे कितना भी कमा लो, बट घर में एक इमोशंस जुड़ा होता है। तो किसी को भी घर बाय करना है, बाय करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, या दूर दूर तक कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा बिकॉज इनकम ही उतनी नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको करना है सबसे पहले 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प। अभी उसमें करते क्या है, कुछ नहीं करना, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। आप एक कटोरी लीजिए, उसमें आप सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके रखो, ठीक है। अपने मंदिर में बैठो, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में करो, वरना मॉर्निंग में 8 AM से पहले करो। मंगलवार के दिन शुरू करो। मंगलवार के दिन 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ो। अगले दिन ऐसे करके 11 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़ो 108 बार। 11वें दिन वो जो सिंदूर आप पहले ही दिन घोलोगे, उसका 11वें दिन आपको सबसे पहले हनुमान जी की गदा पे, फिर उनके सर पे, उनके पैरों पे, आपको घुटनों पे तिलक लगाना है। फिर अपने उसी फोटो से उतार के अपने फॉरहेड पे और अपने गले पे तिलक लगाना है, और वहाँ पे एक पर्ची पे आपको लिखना है कि मतलब मेरा घर इतना BHK रूम या फिर इतना बड़ा फ्लैट सब कुछ रख के, और भगवान की फ़ोटो के पीछे रख देना है। नेक्स्ट डे अपने आसपास किसी भी मंदिर में जाओ, और जो दान पेटी होती है ना,
उस पे 100 200 500 1000 जितने का भी नोट आपका मन हो वो लपेट के और उसको उस दान पेटी के अंदर डाल के आ जाओ। ऐसा करने से आपने जो विश मांगी है वो बहुत जल्दी, लाइक आई कैन फील कि वो चीज़ लिटरली आई कैन से कि वो चीज़ विद इन अ ईयर आपकी पूरी हो जाएगी। भगवान अपने आप रास्ते बनाएंगे। ये आपको लगे कि थोड़ी अनप्रैक्टिकल है या इसमें साइंटिफिक रूल नहीं आ रहे, तो एक चीज़ आप और कर सकते हो, बिकॉज मैंने ये रेमेडी देखी है, खुद भी करी है। मैंने अपना मैंने जब ये उपाय किया था विद इन 4 या 5 मंथ मैंने अपना घर ले लिया था, और मैंने अपने लोगों को, अपने क्लाइंट्स को, अपने चाहने वालों को ये रेमेडी बताई, सब पे असर करी। तो आई बिलीव इन लोगों पे भी करेगी और 110% करेगी, बस विश्वास के साथ करना। एक रेमेडी और है, आपको शनिवार और मंगलवार के दिन, 7 शनिवार 7 मंगलवार के दिन लगातार लाल फलों का दान करना है, ठीक है। रेड फ्रूट्स जो होते हैं उनका आपको दान करना है। ये दान करने से भी आपकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत इंक्रीज होगी। रेड फ्रूट्स का डोनेशन आप अपने हेल्थ को सही करने के लिए भी कर सकते हो। यदि आपको किसी भी प्रकार का हेल्थ इशू है, आप हेल्थ से परेशान हो, आपके घर में जो खर्चा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ पे लग रहा है, तो भी आप रेड फ्रूट्स का डोनेशन करना स्टार्ट कर दो। उससे भी आपके लाइफ में जो हेल्थ है आपकी बहुत बेटर होने लग जाएगी, आपकी फिजिक बहुत बेटर हो जाएगी। मैम ये कोई भी कर सकता है, चाहे उसके कैसे ही प्लैनेट चल रहे हो, कैसे ही कुछ भी प्लैनेट चल हो। रहा हो। एक इसमें मतलब आई नो बहुत ज़्यादा बड़ा पॉडकास्ट खींच गया, बट मैं एक चीज़ ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगी। गलत चीज़ें फैल गई कि आप दान उसी प्लैनेट का करो जो आपकी लाइफ में बुरा है, जो अच्छा है उसका कभी दान ना करो वरना उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। किसान जब फसल लगाता है तो वो अपने पास से पहले कुछ अनाज ज़मीन को देता है, तब वो ज़मीन उसे 1000 गुना करके देती है, करेक्ट। तो दान आप जिस भी चीज़ का करते हो, आप ऐसे समझो कि आप उस चीज़ को 1000 गुना करके अपने ऊपर ले रहे हो। आप 100 रुपए का दान कर रहे हो, मतलब 100 को 1000 से गुना कर दो, उतना आपको मिलने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। तो दान करना है वो आप किसी भी चीज़ का कर सकते हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ऑसम मैम, मज़ा आ गया आपके साथ पॉडकास्ट में, और उम्मीद है हम दोबारा जल्दी मिलेंगे। Definitely. ऑडियंस से दरख्वास्त है, अगर आपको मज़ा आया तो पार्ट 3 के लिए कमेंट कर दो। अगर आपको लगता है प्रतीक्षा मैम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है तो आप इन्हें रीच आउट कर सकते हो। उससे जुड़ी सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैम का इंस्टाग्राम स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था। मैम रेगुलर कंटेंट डालती रहती है, रेमेडीज़ से रिलेटेड या जो भी चल रहा होता है आसपास उससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स को अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सॉल्व करती रहते हैं। तो आप जाकर इन्हें फॉलो कर लीजिए, और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया है, आपको लग रहा है कि कोई भी रेमेडी किसी की हेल्प कर सकती है, तो उस तक ज़रूर पहुंचा दे, शेयर कर दे इस पॉडकास्ट को। एंड हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री बालाजी, जय श्री राम।